वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपने ग्रामीण विकास के दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हमारी पहली यूनिट ग्राम में विकास एवं ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में इसी के अंतर्गत ग्रामीण समाज की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ग्रामीण समाज, देखिए समाज कैसे बनता है। समाज का गठन होता है परिवारों से, इसलिए ग्रामीण समाज में भी हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि गांवों में संयुक्त परिवार पाया जाता है। कैसा? संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार किससे कहते हैं, क्योंकि ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो जब तीन पीढ़ियों के लोग, कम से कम तीन पीढ़ियों के लोग एक ही घर में साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और ये तीन पीढ़ियां ये नहीं है तीन की किसी का दादा किसी का बाप, तीन पीढ़ियां मतलब रक्त संबंधी तीन पीढ़ियों के लोग एक ही घर में रहते हो तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। घर में रहने का मतलब है एक ही चूल्हे की बनी रोटी खाई जा रही हो, ऐसा नहीं कि घर एक है और उसमें चार चूल्हे जल रहे हो, तब संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा, तब वो एकाकी परिवार होंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ कम से कम तीन पीढ़ियां होनी चाहिए, यानी दादाजी होने चाहिए, पिताजी होने चाहिए और बच्चा होना चाहिए। ये तीन पीढ़ियां, ठीक। हो सकता है क्रमशः ना हो सकता है दादाजी निकल लिए हो पर दादाजी हो, ठीक। तो कम से कम तीन पीढ़ियां साथ में रह रही हो तो उससे संयुक्त परिवार कहते हैं। और भारत में संयुक्त परिवारों की प्रकृति साम्यवादी रही है। ये क्या बला है? साम्यवाद उसे कहते हैं जब किसी भी परिवार में, किसी भी जगह पर या परिवार में, संस्था में, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी संस्था में यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपभोग करता है परंतु अपनी क्षमता के अनुसार उस संस्था को अपना योगदान देता है या काम करता है उस संस्था में, उसे ही साम्यवाद कहते हैं। जैसे कि आप लोग अपने घर में आवश्यकता के अनुसार पैसे पाते हैं, खर्च पाते हैं, वहीं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक, वो तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है उसके खर्च एक बड़े बच्चे की तुलना में या घर के बड़े सदस्य की तुलना में ज्यादा हो, महंगे स्कूल में पढ़ रहा हो। तो समझ गए होंगे कि साम्यवादी प्रकृति भारतीय परिवारों की रही है, या यूं कहें भारतीय संयुक्त परिवारों की रही है। आगे चलिए, भारतीय संयुक्त परिवार या भारतीय समाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जजमानी प्रथा का। जजमानी प्रथा क्या होती है? विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक व आर्थिक अनुबंध होता है या संबंध होता है, उसे ही जजमानी प्रथा कहते हैं, ठीक। इसमें एक कोई जाति, चूंकि भारतीय समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, ऐसे में किसी भी कार्यक्रम में जब विभिन्न जातियों के लोग शामिल होते हैं, या यूं कहें जैसे अब विवाह है, विवाह में विभिन्न जातियों के लोगों का काम पड़ता है कि भाई माड़ो कौन बनाएगा, किस जाति के लोग बनाएंगे, बर्तन किस जाति के लोग धोएंगे, ठीक, पानी किस जाति के लोग भरेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं जातियों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं इसलिए। तो विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक व आर्थिक अनुबंध है या व्यवस्था है, और बदले में जब ये जातियां अपनी सेवाओं के बदले में रुपए पैसे ना लेकर फसल का एक हिस्सा लेती हैं, जिसे आप लोग तिहाई नाम से भी जानते होंगे, इसी को कहते हैं जजमानी प्रथा। या मैं थोड़ा और खुल के बोलूं तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी ब्याह होता है तो कहते नहीं कि भाई कुछ कपड़े, कुछ साड़ियां या कुछ चीजें जो है प्रजा के लिए खरीदनी। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये होता है जजमानी प्रथा। अब देखिए, जजमानी क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि क्या है, क्वेश्चन बनेगा कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? ये है यजुर्वेद का ब्राह्मण। देखिए, आपके कल ही मैंने कर दिया था, या इससे पहले के वीडियो में मैंने किया था, हम लोगों ने किया था कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बाद जो वेद लिखा गया उसे यजुर्वेद कहते हैं। उसके बाद सामवेद की रचना हुई और फिर अंत में अथर्ववेद की रचना हुई। तो हमारे पास चार वेद हैं, और वेदों के बाद ब्राह्मणों की रचना हुई। ब्राह्मण में वेदों से संबंधित कर्मकांडों को बताया गया है। फिर ब्राह्मणों के बाद अरण्यक की रचना हुई, यानी अरण्य जैसे जंगल,
ठीक, यानी जंगल में ऋषि मुनियों ने बैठकर जो चिंतन मनन किया उसके बारे में उन्होंने जो लिखा उसे अरण्यक कहते हैं। और अरण्यक के बाद उपनिषदों की रचना हुई। और उपनिषद क्या है? इसमें भारतीय दर्शन लिखा गया है। और उपनिषदों की रचना चूंकि वेदों के क्रम के अंत में हुई है, यानी पहले वेद लिखे गए, फिर उनके ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, अंततः उपनिषद लिखे गए, इसलिए उपनिषदों को वेदांत नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वेद का अपना अपना अलग अलग ब्राह्मण है। यहां पर ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी नामक ब्राह्मण, ठीक, यजुर्वेद का सतपथ सतपथ और तैतरी नाम का ब्राह्मण, सामवेद का पंचवीस व षड्वीस नाम का ब्राह्मण, वहीं अथर्ववेद का गोपथ नाम का ब्राह्मण है। ठीक, तो आप लोग इतना जानिए कि सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद और सतपथ ब्राह्मण को लिखा किसने था? ऋषि याज्ञवल्क्य ने। ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा था। अब आइए ग्रामीण आगे पॉइंट पर आते हैं। ग्रामीण समाज में रीति रिवाज एवं धर्म की प्रधानता होती है। आपको गांव में मुश्किल से कोई व्यक्ति मिलेगा जो ये कह सके कि मैं नास्तिक हूं, अन्यथा सभी लोग आस्तिक होते हैं। आस्तिक का मतलब धर्म में या ईश्वर में उनका विश्वास होता है और अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम्स का पालन करने वाले लोग होते हैं। आगे आइए, गांव में प्रकृति से निकटता होती है। प्रकृति से निकटता का मतलब लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति, ठीक, भौतिक वस्तुएं जैसे कि फलाने ब्रांड का कपड़ा पहनना है, ठीक, या धमाके ब्रांड का जूता पहनना है, इन सब की मोह माया से थोड़ा दूर रहते हैं। प्रकृति के समक्ष या प्रकृति के निकट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि वर्तमान में एलपीजी की नीतियों के परिणाम स्वरूप 1990 के बाद भारत में ये चीज कम होती गई है, भौतिकता से निकटता ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके प्रभावों के बारे में हम आगे ग्रामीण समाज के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहां पर चर्चा करेंगे। आइए अपने अगले पॉइंट की तरफ। संयुक्त रूप से एक घर में, अच्छा ये रह गया, एक घर में रहें, ठीक। आइए कृषि, पांचवें पॉइंट की तरफ। ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। अब देखिए यहां पर कहानी बताते बताते मैं निकल सकता हूं, ठीक, और लोग निकल भी रहे हैं, लेकिन आपको इन्हीं कहानियों में जो फैक्ट, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह यहीं पे निपटा लेना है, ठीक, दूर तक नहीं कि इसको बाद में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो आप जान लीजिए भाई कितने प्रकार की कृषि वर्तमान में की जा रही है, ठीक। तो यहां पर कृषि प्रकार मैंने लिख दिए, ठीक, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, शून्य बजट कृषि और हाइड्रोपोनिक खेती। इतने टाइप की खेती भारत में की जा रही है, ठीक। अगर मिश्रित खेती की बात करें तो ये क्या है? खेती के साथ, यानी कृषि के साथ, खेती बाड़ी के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। ये 20 बार क्वेश्चन आया है और ये बहुत ही हल्का प्रश्न है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिश्रित का मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल, ठीक, सरसों के साथ मसूर बो दिए तो मिश्रित हो गया, आलू के साथ अपना मटर बो दिए तो मिश्रित हो गया। ऐसा मिश्रित नहीं, इसे मिश्रित नहीं कहते हैं, ठीक। मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि के साथ आप पशुपालन कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। अन्य कृषियों के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत हैं, बीजामृत वगैरह, तो उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप मिश्रित के बारे में केवल जान लीजिए। जैविक खेती की बात आई है तो भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है सिक्किम। एक फैक्ट यहां से ले लीजिए, इतना सा बस। उसके बाद में काफी लंबी चर्चा होगी। शून्य बजट खेती, हाइड्रोपोनिक, इजराइल वगैरह में खूब होती है, तो ये सब क्या है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए, गांवों का आकार छोटा होता है, ठीक, अक्सर कुछ 100 की आबादी से लेकर कई हजार तक की आबादी तक के भी गांव देखे गए हैं। तो देखिए मैंने कल ही कहा था, ये 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, यह संख्या पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आज इसे फिर से लिख दिया है। 83.30 करोड़ आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 की जनगणना स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है, कोविड के कारण अभी काम ज्यादा प्रगति पर नहीं है। खैर, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 68.89% या लगभग 69% तक रहेंगे। और कितनी आबादी, ये फैक्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये वाला 83.30
3 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। अब देखिए कुल गांव कितने, ये फैक्ट तो हमने कल ही कर लिया था, 6,49,481 गांव हैं भारत के 640 जिलों में। ठीक, 1,000 से कम आबादी वाले गांवों की संख्या है 3,38,000। ठीक, इतना सा आपको जानना है। आगे आइए, मनोरंजन के साधन, यहां से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ऐसे में मनोरंजन के साधनों से संबंधित सारे के सारे फैक्ट हम यहीं पर निपटा के तब निकलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम आते हैं मनोरंजन के साधनों पर, क्योंकि यहां से यूपी के लेखपाल एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, मनोरंजन के साधनों में खेल कूद, गीत संगीत, नृत्य व रंगमंच जैसे चीजें आती हैं। अब खेलकूद का जो टॉपिक है ये आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक, ये आपके करंट का टॉपिक है। वहीं गीत संगीत, नृत्य और रंगमंच के बारे में हम देखते हैं क्या चीजें हैं ये। तो गीत संगीत देखिए, एक होता है शास्त्रीय और एक होता है लोकगीत। ठीक, शास्त्रीय में 2 प्रकार का संगीत भारत में है। एक है उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और एक दक्षिण में चलता है जिसे कहते हैं कर्नाटक संगीत। ठीक, अब देखिए लोकगीतों के, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे की तरफ बढ़ते हैं, पूरे टॉपिक में ऊपर से कर लेता हूं, फिर लोकगीतों के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, नृत्य भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं लोक नृत्य। अच्छा, दोनों जगह पे लोक शब्द आया। लोक नृत्य का मतलब क्या है, इसमें कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है, किसके द्वारा ये रचा बसा है इसका भी वर्णन नहीं है, कोई नियम नहीं होता है। आपको जैसे मन में आ रहा है वैसे गाना गाइए, जैसे मन में आ रहा है वैसे नृत्य कीजिए। ठीक, एकदम खुली छूट है। और जब यही खुली छूट के नृत्य या गीत एक परिपाटी बन जाते हैं, परंपरा बन जाते हैं, तो उन्हीं को लोक नृत्य या लोकगीत कहते हैं, जिनका पालन आने वाली पीढ़ियां करती रहती हैं, जिनका इस्तेमाल आने वाली पीढ़ियां करती रहती हैं। चलिए, अब यहां पर नृत्य में शास्त्रीय नृत्य, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक, 6 के नाम आप लोग जान लीजिए। पहला है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। अगला है आपका कुचिपुड़ी, अगला है आपका भरतनाट्यम, अगला है आपका सत्रिया। ये इतने 6 के 6 नृत्य हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जान लीजिए कहां कहां पर है। कथक आपका यूपी में है और कथक एकमात्र नृत्य है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का समावेश हुआ है। अन्यथा ये चारों के चारों जो बाकी 5 नृत्य हैं इनमें केवल हिंदू संस्कृति है, ध्यान रखिएगा। तो कथक है उत्तर प्रदेश। हालांकि हम कथक जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके घरानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों हैं केरल नाम। अच्छा, मोहिनी अट्टम में क्या है, आप लोगों को पता होगा, जब भस्मासुर शंकर जी को ही भस्म करने निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण करके जो नृत्य किया था उसी पर आधारित है ये मोहिनी अट्टम। ठीक, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का और सत्रिया है आपका असम का। ये 6 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, और लोक नृत्यों की संख्या अपार होती है। ठीक, आप अपने यहां भी कोई लोक नृत्य बना सकते हो जैसा भी आप चाहो। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से
आ सकने वाले लोक नृत्यों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। वहीं अगला हमारा है रंगमंच, यानी कि मंचन करना, किसी चीज का मंचन करना कि कैसे होगा। तो इस रंगमंच में उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से 3 चीजें आपको जाननी है। एक है नौटंकी, ठीक, ये तो खूब होता है हमारे यहाँ ना, और एक है रासलीला, और एक है रामलीला। ठीक, आजकल रामलीला पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, खासकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी बड़े पैमाने पर आयोजित की जाती है। आइए देखिए, नौटंकी से जुड़ा जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वो है हाथरस। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ नाम क्यों नहीं आया भैया, आपके यहाँ भी नौटंकी होती है। तो हाथरस भैया जहां से नौटंकी शुरू हुई थी, ठीक, जहां पर सबसे अच्छी नौटंकी होती है। ठीक, आइए, रासलीला आप लोग जानते होंगे, ब्रज क्षेत्र। ठीक, वही रामलीला आप फिर कहेंगे अवध में होती होगी, नहीं, रामलीला बनारस या वाराणसी, काशी, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक, रामलीला का श्रेय दिया जाता है काशी को, बनारस को, क्योंकि बाबा तुलसी ने रामलीला को प्रचलित करवाया, या यूं कहें बाबा तुलसी द्वारा रचित लिखित श्री रामचरितमानस पर ही रामलीला को ही आधार बनाकर रामलीला का मंचन किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि ज्यादातर रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस का ज्यादातर हिस्सा बनारस में लिखा गया है या काशी में लिखा गया है। ठीक, तो ये चीजें करनी है। आइए अब हम मनोरंजन के साधनों में गीत व संगीत को करते हैं। मैं एक बार पूरा का पूरा लिख देता हूं और फिर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आइए अब हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य, जो कि आपके लेखपाल के सिलेबस के अनुसार बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए देखिए, तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत एवं लोक नृत्य करने से पहले हमें कुछ जो ये शब्द लिखे हैं, पूर्वांचल, ब्रज क्षेत्र, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड एवं कौरवी, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिला नहीं दिए गए हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि कोई भी लोक नृत्य या लोकगीत अपनी राजनीतिक सीमाओं में ना बंधकर अपितु भौगोलिक सीमाओं में बंधा होता है। भौगोलिक सीमा मतलब किसी विशेष स्थान की एक ही प्रकार की भौगोलिक दशाओं को भौगोलिक सीमा कहते हैं। तो इन भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य करेंगे। अब इन सीमाओं को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र जो है वो आपका शुरू होता है बनारस से, इलाहाबाद से आगे से शुरू हो जाता है, लेकिन आप पर्टिकुलर बनारस को मान लीजिए। बनारस से शुरू होता है और लगभग आधे बिहार तक जाता है, जहां तक भोजपुरी बोली जाती है, तो उसे पूर्वांचल का क्षेत्र कहते हैं। ब्रज क्षेत्र इसी प्रकार नाम से ही स्पष्ट है, ब्रज यानी बरसाना व मथुरा के आसपास के रीजन को ब्रज क्षेत्र कहेंगे। अवध क्षेत्र पता ही है, भगवान राम जी का क्षेत्र है, और इसमें लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, ये सारे जिले, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये सारे जिले शामिल होते हैं। वहीं बुंदेलखंड का जो इलाका है वो आप झांसी के नीचे जैसे ही उतरेंगे आपको वहां से शुरू हो जाएगा बुंदेलखंड का इलाका। रुहेलखंड आपका बरेली, पीलीभीत, ये सारे इलाके जो आते हैं ये रुहेलखंड का इलाका कहलाता है। वहीं कौरवी का इलाका आपके दिल्ली व उसके आसपास का क्षेत्र है। अब आइए देखिए पूर्वांचल में कौन कौन सी लोकगीत गाए जाते हैं। तो पूर्वांचल के 3 प्रमुख लोकगीत हैं जिनकी जानकारी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। देखिए पूर्वांचल में जो पहला है प्रमुख, सोहर, ये कई बार पूछा गया है। ठीक, अवधी भाषा में तो कहे स्वाहर। ठीक, सोहर ये कब गाया जाता है ये भी पूछा गया है। टाइम भी होता है, हर गीत गाने का एक समय भी होता है। तो ये गाया जाता है, कोई विशेष मौसम में गाया जाता है, तो कोई विशेष उत्सव में गाया जाता है, इसलिए टाइम होता है इनका। तो ये गाया जाता है बच्चे के जन्मोत्सव पर। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चे, जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो औरतें, महिलाएं, या यूं कहें पुरुष भी गाते हैं आजकल सोहर, तो पुरुष या महिलाएं जो बधाई गीत गाते हैं उसे सोहर कहते हैं। सोहर है। अगला है आपका कजरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है
कई बार पूछा गया है, और इसको एक विशेष जिले से भी ये जोड़कर पूछा गया है, तो वो विशेष जिला है मिर्जापुर। ठीक, और एक है बिरहा। नाम से ही स्पष्ट होगा, इसमें विरह है, विरह मतलब वियोग, वियोग से संबंधित गीत होते हैं बिरहा। ये भोजपुरी भाषा में गाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी भाषा। ठीक, बाकी इनकी इनकी भाषाएं मिक्स रहती हैं, कोई भोजपुरी में है तो कुछ अवधी टच लिए हुए है, इस टाइप में भाषाएं हैं। आगे आइए, ब्रज के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो लोग गीत होंगे, जो बधाई गीत होंगे, वो श्री कृष्ण जी से संबंधित ही होंगे। ऐसे में देखिए यहाँ पर होरी, रसिया, रसिया लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है। ठीक, होरी, रसिया, फाग, ये 3 प्रकार के गीत या 3 गीत इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, और भी होते हैं लेकिन आपको यही 3 जानने हैं। अवध क्षेत्र में आते हैं तो अवध में भी सोहर, अवध में भी सोहर गाया जाता है। ठीक, नकटा, नकटा क्या होता है? विवाह के समय कन्या पक्ष की महिलाएं जब वर पक्ष के पुरुषों को गालियां देती हैं तो उसे नकटा कहते हैं, अपने अंदाज में देती हैं, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। और जो एक प्रमुख गीत है, लोकगीत है, उसे कहते हैं कव्वाली। ठीक, कव्वाली नामक विधा या लोकगीत विधा का प्रचलन जो है या आविष्कार कहें तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ठीक, अमीर खुसरो के बारे में 1-2 फैक्ट और लिख लेते हैं कि इनको क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता। ठीक, और खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं ये। खड़ी बोली जो मैं इस समय बोल रहा हूं, ये क्या है? खड़ी बोली के जनक, ये खड़ी बोली। ठीक, हिंदी में नहीं जाएंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। चलिए आइए, बुंदेलखंड के रीजन में जो गाया जाता है, ये अभी हाल ही में आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आल्हा। ठीक, ईसुरी फाग, बस 2 ही काफी हैं आपके लिए, आल्हा और ईसुरी फाग। और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे पवारा है, ठीक, हरदौल है, इंपॉर्टेंट है नहीं। आइए, रुहेलखंड के इलाके में जो गीत गाया जाता है प्रमुख, उसे कहते हैं चैती, और एक और है लावड़ी। ठीक, वहीं कौरवी के इलाके में जो गीत गाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे कहते हैं कौरवी में मल्हार, दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में। तो ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, यहां से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, तो एक बार इसे आप लोग नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। और तो जिस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के लोकगीत किए हैं क्षेत्रों में विभाजित करते हुए, भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हुए, उसी प्रकार हम लोक नृत्यों को भी करेंगे। चलिए आइए, पूर्वांचल के लोक नृत्य अगर हम देखें तो यहाँ पर जब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे कहा जाता है कर्मा। इसका डिस्ट्रिक्ट भी पूछा गया है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट जिला भी जान लीजिए, ये मिर्जापुर व सोनभद्र में होता है। ठीक, ये एक जनजातीय नृत्य भी है। ठीक, कर्मा एक जनजातीय नृत्य है, गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे आइए, एक है धोबिया। अब देखिए नाम में ही स्पष्ट है, ये एक विशेष जाति यानी धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक, और भी है एक कठ घोड़वा। आप लोगों को पता होगा वो जो एक घोड़ा होता है जिसे पहनकर डांस किया जाता है, वो कठ घोड़वा है, लकड़ी का घोड़ा होता है। ठीक, आइए, अवध, अवध क्षेत्र में जो नृत्य होता है उसे कहते हैं कलाबाजी। इसमें पहले तो नृत्य होता है भीड़ जुटाने के लिए, नृत्य होने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कलाबाजियां दिखाई जाती हैं एक विशेष समुदाय द्वारा, जिसे हम लोग नट कहते हैं। ठीक, उस समुदाय द्वारा। आइए, ब्रज के इलाके में रसिया। ठीक, और
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं चरकुला। रसिया और चरकुला। चरकुला इसमें रसिया तो समझ ही गए होंगे, रास से संबंधित है। चरकुला, चरकुला नामक नृत्य में क्या होता है, महिलाएं अपने सर पर या रथ पर घड़ा रखकर नृत्य करती है। यानी एक प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे वो कहानी, जब महिलाएं घड़े से पानी भरकर या दूध घी लेकर जाते थे, कृष्ण जी जो रासलीला करते थे, उसी से संबंधित है चरकुला। तो इसे आप समझ जाइए, इसे घड़ा नृत्य भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा एक रीजन रह गया है आपका बुंदेलखंड, इसे भी देख लेते हैं। बुंदेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड के जो रीजन में प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें है कार्तिक, राहुला, धुरिया, पाई डंडा, देवी गीत। बस इतने ही काफी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। कार्तिक, राहुला और धुरिया इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्यों का सिलेबस कर लिया है। अभी अगली स्लाइड में देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान यानी नृत्य, रंगमंच और गीतों से संबंधित जो भी सांस्कृतिक संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वो कहां कहां पर हैं ये ध्यान से देख लेते हैं। बस हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक संस्थान है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, और यहीं से ये आपका जो मनोरंजन का टॉपिक है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। आइए देखिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, संगीत नाटक अकादमी भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान। देखिए भातखंडे, कोई भारत खंडे नहीं कर देगा, ठीक, भातखंडे संगीत संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान। कथक किसका लोक नृत्य, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान और कला एवं शिल्प महाविद्यालय। यानी लगभग 7 संस्थान जो है ये पूरे के पूरे कहां हैं, लखनऊ में है। ठीक, कोई भी सांस्कृतिक संस्थान दे दे आप लखनऊ टिक कर दीजिए। ठीक, आगे आइए, भारतीय कला भवन, केवल एक संस्थान आपको याद रखना है, भारतीय कला भवन, ये वाराणसी में है, बनारस में है। तो यहीं पर आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहीं पर आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो मनोरंजन के साधन या मनोरंजन वाला था वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।